हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके क्लास 10 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये है चैप्टर, नेम है इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये जो है ना सब पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेम होता है ना, एक ही कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा नेम है, 3-4 नेम है। तो इससे क्या होता है कि ऑप्शन बनाने में उनको आसानी होता है, ठीक है। और इससे बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज पूरा बेसिक भी सीखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में कम टाइम में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा। हो सके अगर आपको वीडियो स्टार्टिंग का पसंद नहीं आए तो आप डायरेक्ट स्किप करके वहां पे जाइएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 5 है, और अगला इक्वेशन आपका मतलब समीकरण है 4x + 6y = 9 का हल है। इसका हल जो है वो क्या होगा आपको देख के बताना है। मतलब असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल, मतलब इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता इस चैप्टर के बारे में तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा बेसिक भी बताने वाला हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बेसिक क्या है पहले ये देख लीजिए, इससे क्या होगा आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का अगर आपको कोई समीकरण दिया होगा, जैसे 1x, देखिए a1 × x + b1 × y + c1, और दिया होगा a2 × x b2 × y और c2, ठीक है। यहाँ पे C1 है, C2 है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे एक जगह पे कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स वाई और एक्स वाई जो है वो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे ए की जगह पे दिखा, यहाँ पे 2 है और एक्स तो रहेगा ही, और बी की जगह पे यहाँ पे 3 है और सी की जगह पे यहाँ पे 5 है। तो ये बस आपको समझाने के लिए है कि ये क्या होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तब इसका जो हल होगा, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा अद्वितीय, ठीक है। और जब इसका सोल्यूशन अद्वितीय होगा, अद्वितीय मतलब होता है एक हल, ठीक है। क्या होता है? एक हल, इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा। जब भी ऐसा अगर आपको कभी दिखेगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल जो होता है वो अद्वितीय होगा, यानी एक हल होगा। और इसका जो आप रेखा बनाएंगे, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आकृति कैसा बनेगा। देखिए जैसे मान के चलिए अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान के चलिए ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। जब भी यहाँ पे अगर कोई दो लाइन इसको कट करेगा, मान के चलिए ये लाइन यहाँ से आ रहा है और ये लाइन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे ये कट करेगा, तो जहाँ पे जितने जगह ये कट करता है उतना ही उस समीकरण का जो हल होता है। तो यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, यानी इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो जब भी अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, इसका मतलब है कि वो जो लाइन है, दो लाइन, वो क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब जो इसका दोनों रेखाएं हैं वो क्या करेगी? तो डैश करेगी, करती है, तो अब वहां पे क्या होगा? प्रतिच्छेद, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। ये तो सिंपल ही है। तो अब देखिए ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब जो इसका हल होता है वो कोई हल नहीं होगा, उस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं निकलेगा। और जो इसका जो रेखा बनाएंगे, आपको जो वो जो ग्राफ बनाएंगे उसका, ठीक है, वो दोनों जो अलग अलग लाइन होगा, देखिए ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, ठीक है। अब जो दोनों लाइन से अगर आप हम ग्राफ बनाएंगे तो वो समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा एक दूसरे के। मान के चलिए अगर आप ड्रॉ करेंगे इसका लाइन तो ऐसे बनेगा। मान के चलिए एक लाइन ऐसे होगा और एक लाइन ऐसे होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो जब एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे को एक भी जगह कट नहीं करेगा, तो उसका कोई भी जो हल है वो होगा ही नहीं। तो कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। और जब किसी इक्वेशन का कोई हल नहीं निकलेगा तो वो समांतर होगा, उसका जो रेखा होगा, ठीक है। और
इक्वेशन में हम लोग कैसे बोलेंगे, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ओके, तो ये जब कंडीशन आएगा तब उसका कोई हल नहीं निकलेगा और जो आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो समांतर होगा। ठीक है, समांतर रेखा बनाएगा। आगे देखिए थर्ड कंडीशन क्या है कि जब A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो इसका जो हल है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो अनंत होगा, यानी अनेक होगा। तो जब ये अनेक होगा तो वो तो दो रेखाएं जो है आपका, ठीक है, ये वाला और ये वाला जो रेखा है वो संपाती होगा। और बोलेंगे सर संपाती रेखा क्या होता है, मुझे नहीं पता है। तो देखिए संपाती रेखा बोलते हैं कि एक ही लाइन पे दो लाइन आ जाता है। देखिए जैसे ये एक लाइन है ना आपका, तो इसी लाइन पे एक और लाइन आ जाएगा, ठीक है, इसी में दो लाइन आ जाएगा। ये जो दोनों इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन इसी पे समा जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, एक पॉइंट में नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में आपको क्या लिखना है कि जब जिसका हल निकलेगा, ठीक है, जिसका हल निकलेगा वो संगत भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संगत। ठीक है, और जिसका हल नहीं निकलता उसका वो क्या क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि किसको हम लोग संगत बोलते हैं और किसको असंगत बोलते हैं। जिसका हल निकलता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा शॉर्ट में हल, और इसका सही का निशान मतलब हल निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे हल नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल, यानी एक हल तो निकल रहा है कम से कम, तो ये क्या हो सकता है आपका, संगत भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये संगत भी कहलाएगा। अब ये देखिए अगला वाला कंडीशन, कोई हल नहीं निकलेगा। जब कोई हल निकलेगा ही नहीं तो ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अनेक हल है, कम से कम हल निकल तो रहा है, तो ये भी आपका संगत हो जाएगा। यानी ऊपर वाला और थर्ड नंबर वाला संगत होगा और बीच वाला असंगत होगा। तो इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो इसी पे बेस्ड है। देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे A1 के जगह पे आपका वैल्यू क्या है, 2 है, तो A1 के जगह पे 2 डाल दीजिए। ठीक है, A1 के जगह पे, और A1 अपॉन में A2 करिए। A1 डाल दिया, अब A2 कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा दीजिएगा, नहीं इक्वल होगा तो काट दीजिएगा। ठीक है, इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अब देखिए B1 अपॉन में B2, तो B2 करते हैं, यानी B1 अपॉन में B2 और इज इक्वल टू करते हैं C1 अपॉन में C2। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए पहले। तो देखिए यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार में, और यहाँ से भी ये 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये तो इसकी इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, बराबर को अगर आप काट देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन में B2, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इसलिए मैंने बोला था ये 3 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 3 पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए वही हो रहा है, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, और इज नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन में C2 के। तो इसका मतलब इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और हो सकता है, ये असंगत है ना, असंगत है, तो यहाँ पे देखिए असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर असंगत करें या फिर कोई हल नहीं करें। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि कोई हल नहीं है तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे असंगत भी लिखा हुआ है और कोई हल नहीं भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हार्ड माना जाता है। समझ पा रहे मेरे बातों को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला असंगत। अगर ये असंगत नहीं यहाँ पे संगत लिखा होता तब ये वाला सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे संपाती होगा। तो देखिए संपाती के लिए मैंने बताया हुआ है। देखिए संपाती के लिए क्या होता है कि जब A1 अपॉन में A2 तीनों बराबर होना चाहिए, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होना चाहिए, तभी जो ये जो लाइन है वो संपाती हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। के का मान पूछ रहा है, क्या रखना पड़ेगा के का मान। तो पहले हम लोग A1 अपॉन A2 बराबर करते हैं। तो देखिए A1 के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A2 के जगह पे क्या है 2 है। ठीक है,
और देखिए A2 के जगह सॉरी B1 के जगह पे क्या आपका 2 है, और यहाँ पे B2 के जगह पे क्या है K है, तो K को सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है 7/14, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, 7×14। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 आ ही गया है, बस इसको 1/2 में चेंज करना है। तो नीचे में ऐसा कौन सा नंबर ले कि ये 1/2 हो जाए। तो अगर देखिए नीचे मैं 4 लूँगा, ठीक है, नीचे में अगर 4 लेता हूँ तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो तीनों इक्वल होगा तभी तो ये संपाती होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए कितना सिंपली ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना लिया गया। बस ऑब्जेक्टिव बनेगा ना तो इसी तीनों के हेल्प से ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तीनों को अच्छे से नोट डाउन कर ले आप कॉपी में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ले और इसको बार बार देखें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का नहीं है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन में गलती कर रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखिए। मूलों का गुणनफल किसको बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। और इसका फॉर्मूला बना हुआ है C/A, सिंपल है। और अल्फा प्लस बीटा अगर बोलता, मूलों का योगफल अगर बोलता तो -B/A होता। जो फर्स्ट में होता है वो आपका A होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है, ठीक है। और जो सिर्फ x वाले के साथ होता है वो आपका B होता है। और जो आपका सिंपल नंबर रहता है वो हो जाता है आपका C। तो C यहाँ पे क्या है कि अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना होता है C/A, यानी 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4। तो यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं मुझे तो, ठीक है, तो 1/4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है तब रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म का है। ठीक है, कौन से युग्म का है, कोई हल नहीं वाला है कि एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होगा। तो सबसे पहले देखिए इस पे आइए, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रतिच्छेद कब करता है, जब अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक हल। तो सिंपल है, इसका तो सीधा सा आंसर हो जाएगा B, एक हल। कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा इसी से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है तब रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो कैसा होगा। कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो देखिए समांतर के लिए मैंने बताया हुआ है, जब भी समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कट ही नहीं करेगा कहीं पे तो वो कोई हल नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, आप कर लेंगे आई होप इस टाइप का क्वेश्चन इजीली, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक भी बता दिया हुआ है। अब देखिए यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तब पूछ रहा है कि ये समीकरण का जो हल है, निकाय मतलब वही हल, ठीक है, निकाय क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा कि दो हल होगा। तो दो हल वाला तो ऐसा कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये तो होगा ही नहीं कभी भी। तो इसी तीनों में से कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कोई हल नहीं वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई हल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय मतलब हल a इंटू एक्स माइनस में y इज इक्वल टू 2 इज, अगला इक्वेशन आपका 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल होने के लिए ए का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, आप बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको बताना है 7 नंबर। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी या फिर डी। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। अब देखिए पूछ रहा है इसमें कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करके आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, आपको ऑप्शन से ही इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेना है, XYZ कुछ मानना ही नहीं है। देखिए कितना 2 सेकंड में इसका आंसर आता है, 2 सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन से ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है,
तीसरे कोण के बराबर है, दो कोण का योग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 60 60 और 60 है तो जब भी इसमें आप किसी दो कोण को भी जोड़ेंगे तो वो तीसरे कोण के इक्वल में कभी भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें से भी किसी दो ऑप्शन को जोड़ेंगे, ठीक है, किसी भी दो, इसको जोड़ ले या फिर इसको जोड़ ले, अल्टरनेट करके भी जोड़ेंगे, फिर भी तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, यानी डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब बचा तो ये, एक तो ये भी हो सकता है 45 45 90, और ये भी हो सकता है 60 और 30 90। अब दो ऑप्शन में फंसा है ना, दो ऑप्शन में फंसा, इसलिए इसमें एक लाइन और जोड़ दिया हुआ है। यदि दो कोणों का अंतर कितना है, 30 है, तो देखिए इस दोनों का अंतर कभी भी 30 होगा, 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है एग्जाम में, तो आप ये पढ़ के ही, लाइन पढ़ के ही आप सोल्यूशन निकाल लेंगे बिना XYZ माने हुए। अगर आप इसको XYZ मान के बनाएंगे ना तो एक दो पेज में बनेगा, ठीक है, एक दो पेज में बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर 30 है, तो देखिए 60 में से 30 घटाएंगे तो अंतर 30 आ भी रहा है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के इक्वल भी आ रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो आई होप आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोज बनाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजर्व करता है तो प्लीज करके जाइएगा गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।